Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। आज के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। बात करने वाले आज हम कि फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे पाया जाए, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ डिटेल में सारे एसेट क्लासेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में। साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स की भी, लाइव एग्जाम्पल्स की भी हम बात करेंगे जिससे आपको ये सारी चीजें सीखने समझने में हेल्प होगी। तो शुरुआत करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस से। जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हम एक्स्ट्रा रिटर्न की बात करते हैं कि हमें कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, सिंपल सी बात वो कहते हैं कि अगर आपके पास जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस हो या फिर आपका जॉब, वहां से एक जो इनकम आ रही है वो आपका है एक इनकम सोर्स, दैट्स वन इनकम सोर्स। तो अगर आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हो तो आपको, मिस्टर बफेट कहते हैं कि एक ही इनकम सोर्स आपके पास है तो जिंदगी के आखिरी सांस तक आपको काम करते रहना पड़ेगा। बट अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं तो फिर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी वहीं से शुरू होती है। और इन्वेस्टमेंट एक तरीका है जहां से आप वो एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। कई बार हम पैसिव इनकम की बात करते हैं, आज भी कई बार लॉट ऑफ टाइम विल बी टॉकिंग अबाउट पैसिव इनकम। जब पैसिव इनकम की बात करते हो तो पैसिव इनकम वो नहीं है कि जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो और इनकम कमा रहे हो। पैसिव इनकम मतलब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। आपकी सैलरी हो या फिर बिजनेस हो, वहां से जो पैसा आ रहा है उसको आपको लगाना है काम पर, और काम पर वो पैसा लगेगा और वो आपके लिए काम करेगा। मतलब इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आप सो रहे हो तब भी आपके लिए पैसा काम करना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो समझ लेना कि आप पैसिव इनकम कमा रहे हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने काम किया उतना ही आपको पैसा मिल रहा है, तो मतलब है कि आप सिर्फ एक्टिव इनकम कमा रहे हो, पैसिव इनकम आपके पास नहीं है। सो जनरली सारी चीजों को समझने से पहले बहुत डिटेल में हम पैसिव इनकम का कंसेप्ट समझेंगे। इस पूरे सेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे डिफरेंट एसेट क्लासेस की। सेकेंड पार्ट में सारी स्टेप्स की, कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी चाहिए। थर्ड पार्ट में हम कुछ एग्जांपल्स प्लस आपके कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे जो फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़े हो। सो शुरुआत करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस की। कौन कौन से डिफरेंट, पहला सवाल यह है कि वो कौन से एसेट क्लासेस हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 15-20 साल में। वो एसेट देखो, इन्वेस्टमेंट करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं। पीपीएफ है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, स्टार्टअप्स है, उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज है, गोल्ड है एंड सिल्वर है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स है। सबसे ज्यादा रिटर्न्स कहाँ से आए हैं? तो दो एसेट क्लासेस से सबसे ज्यादा रिटर्न्स आए पिछले 20 साल के। अगर हम बात करते हैं तो वो दो एसेट क्लासेस है, पहला है स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड, दूसरा है गोल्ड। दोनों के रिटर्न्स अगर देखे जाए पिछले 20 साल के, तो मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक मार्केट 2000 में सेंसेक्स 5000 पर था, जो अभी है 36,000 पर। मतलब कंपाउंडेड सालाना, मतलब सेंसेक्स ने हर साल 11% का रिटर्न दिया है कंपाउंडेड सालाना। गोल्ड की बात करते तो गोल्ड था 4500 4600, साल 2000 बात की करो, आज से 20 साल पहले की। 4500 4600 का जो गोल्ड है आज आपको पता है 51,000। मतलब 5000 का सेंसेक्स 36,000 पे आया, 4500 का गोल्ड 51,000 गया। रिटर्न किसका ज्यादा है? गोल्ड का ज्यादा है। So gold has given higher returns compared to market. So gold has outperformed all the asset class, almost all the asset classes in the last 20 years. अगर हम नॉर्मल फ्लैट रिटर्न की बात करते हैं, नेट नेट सेंसेक्स निफ्टी के रिटर्न्स की बात करते हैं, पर्टिकुलर कंपनीज ऐसी कई सारी है जिन्होंने गोल्ड से बहुत ज्यादा रिटर्न दिए हैं। आप सिंपली बात करोगे, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है, आयशर मोटर्स है, पेज इंडस्ट्रीज है, देयर आर न्यूमरस कंपनीज हु हैव गिवन बेटर रिटर्न्स than gold. But here what we are trying to tell you that these are the two asset classes जहां से सबसे ज्यादा रिटर्न्स आए, वो है गोल्ड और इक्विटी, मतलब स्टॉक मार्केट। और चाहे अदर इक्विटी मतलब क्या कि आप कंपनी के शेयर्स ले रहे हो, उसके बदले में कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा आप कहाँ कहाँ कर सकते हो? आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तब कर सकते हो। आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, वहां पे भी अच्छे रिटर्न्स कमाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन गोल्ड एंड स्टॉक मार्केट, ये समझेंगे। उसके बाद पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट हम कवर करेंगे कि कितना पैसा आपको कहाँ कहाँ पे लगाना चाहिए आपके रिस्क के अनुसार। तो उसके बारे में हम डिटेल में आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ गोल्ड की। और गोल्ड के साथ साथ जो चीज बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है रिसेंटली, उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में कौन चल रहा है? बिटकॉइन। बिटकॉइन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है पिछले 5-6 साल से। तो समझते हैं कि ये बिटकॉइन और गोल्ड का कंसेप्ट क्या है, प्राइस कैसे डिसाइड होती है, सप्लाई डिमांड ही सिर्फ फैक्टर है। 85% of people working in a job, they don't like their job, as per the Gallup survey. दूसरे भी फैक्टर्स है। सो लेट्स बिगिन। गोल्ड की जहां तक बात है, तो जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो उसमें सबसे पहली चीज आपको देखनी है अंडरलाइंग एसेट्स।
आप पूछोगे अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, उसे भी समझ लेते हैं। स्टॉक मार्केट में जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अंडरलाइंग एसेट क्या है? आपका अंडरलाइंग एसेट है वो कंपनी। अंडरलाइंग एसेट आपके लिए काम करना चाहिए। अंडरलाइंग एसेट अगर आइडल है मतलब कुछ कर नहीं रहा है, तो वो एक कंसर्न हो जाएगा। लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका जो अंडरलाइंग एसेट है वो आपके लिए तेजी से पैसा बना रहा है। जब भी आप लेट से एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करते हो, एचडीएफसी बैंक क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है। आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें, तो वो बिजनेस कर रही है, बिजनेस से प्रॉफिट कमा रही है, तो कुछ आउटपुट दे रही है आपको। इन टर्म्स ऑफ कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उसमें जो लगातार ग्रोथ वो दिखा रही है, जो भी चीजें हैं, सो इट इज गिविंग सम आउटपुट, सो इट इज वर्किंग फॉर यू। आपका स्टेक उसमें बढ़ जाएगा। धीरे धीरे आप स्टार्ट करते हो 0 पॉइंट, मतलब बहुत कम शेयर शुरुआत में लेते हो, धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाते हो, 0.1%, 0.5% करते हो, 1%, 2%, जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे आपका जो स्टेक है वो बढ़ेगा। तो आपका उस कंपनी में कंट्रोल भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आप धीरे धीरे ज्यादा स्टेक हो गया आपका, तो आप कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चले जाओगे। 50% से ज्यादा जिस कंपनी में आप स्टेक लेते हो उसमें कंट्रोल आपका हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो भी अंडरलाइंग एसेट है वो काम करता रहे। गोल्ड की बात ये है, गोल्ड के साथ कंसर्न ये है कि इवन दो गोल्ड हैज गिवन वेरी गुड रिटर्न्स, बट द थिंग इज दैट कि जब भी कोई कंपनी लेट से एचडीएफसी बैंक है, तो इसमें एचडीएफसी बैंक ने ग्रोथ की तो शेयर प्राइस बढ़ी, वैल्यूएशन बढ़ा, लोगों ने पैसा कमाया, लॉजिक, राइट। कोई भी कंपनी है लॉन्ग टर्म में ऐसे ही होता है कि अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो रिटर्न मिलेगा, नहीं परफॉर्म किया तो रिटर्न नहीं मिलेगा। रिलायंस कम्युनिकेशन परफॉर्म किया, शुरुआत में नहीं किया, 800 रुपए का शेयर 1-2 रुपए पे आ गया। सिमिलरली टीसीएस की बात करते तो 1000 रुपए का शेयर, सॉरी 110 रुपए का शेयर 10 साल पहले जो था वो अभी 2200 रुपए पे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में, बिजनेस में ग्रोथ हुई है। गोल्ड का ऐसा नहीं है। गोल्ड का जो अंडरलाइंग एसेट है, मतलब जो गोल्ड है एज अ मेटल, वो कोई काम नहीं कर रहा है आपके लिए। उसकी जो प्राइस चेंज हो रही है वो सिर्फ सप्लाई और डिमांड से चेंज हो रही है, कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। मतलब सप्लाई और डिमांड के पीछे भी कोई लॉजिक्स नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि गोल्ड की प्राइस क्या रहेगी, तुम बता सकते हो, तो आप लॉजिक भी नहीं प्रोवाइड कर सकती कि क्यों बढ़ेगी और क्यों कम नहीं होगी, राइट। सो बिकॉज उसकी जो प्राइस है गोल्ड की, गोल्ड का अंडरलाइंग एसेट कुछ काम ही नहीं करता है खुद के लिए, वो कोई आउटपुट नहीं दे रहा है कि जिससे उसकी खुद की वैल्यू बढ़े। जब कंपनी का आज का प्रॉफिट 100 करोड़ है, 5 साल बाद 1000 करोड़ हो जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि उस कंपनी ने काम किया है, बिजनेस बढ़ाया है, आगे बढ़ी है कंपनी। गोल्ड में ऐसा नहीं होता है, गोल्ड एक आइडल है। तो ये चीज आपको समझनी है। सेम चीज, सेम थिंग्स इसमें भी है, क्रिप्टो करेंसीज में। वो भी खुद के लिए काम नहीं करते, वो खुद आउटपुट नहीं दे रहे कुछ। तो अगर आप किसी ऐसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहे हो जो कोई आउटपुट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो रिस्क सबसे ज्यादा उस एसेट क्लास में है, ये आपको समझना जरूरी है। सबसे ज्यादा रिस्क जो मेटल का रहेंगे, या फिर जो अंडरलाइंग एसेट जो खुद के लिए काम नहीं कर रहे, वहां पे सबसे ज्यादा रिस्क है। तो जिस तरह के गोल्ड ने रिटर्न्स दिए, तो पोर्टफोलियो में रखने में कोई मतलब गलत बात नहीं है कि गोल्ड को नहीं रखना है, बट ये चीज आपको पोर्टफोलियो बनाते वक्त सबसे ध्यान में रखनी है कि ऐसे क्लास में आप रिस्क वाइज चीजें निकालोगे तो वो क्लास सबसे रिस्की होगा जिसका अंडरलाइंग एसेट उसके लिए काम नहीं कर रहा है। गोल्ड का जो अंडरलाइंग एसेट है, यानी गोल्ड मेटल, वो उसके लिए काम नहीं करता है। बिटकॉइन खुद के लिए काम नहीं करता है। उसका जो आउटपुट है यानी प्राइस है, 100% सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड है। अगर हम स्टॉक मार्केट के शेयर्स की सप्लाई डिमांड करते हैं, सप्लाई डिमांड की बात करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में होगा क्या है कि जिस कंपनी की ग्रोथ ज्यादा होगी उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी, प्राइस बढ़ती चली जाएगी, और उसका जो वैल्यूएशन रहेगा उसके अनुसार प्राइस ऊपर चली जाएगी। लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं है। कोई गोल्ड ने आउट आउटपुट ही नहीं दे रहा है, तो फिर कैसे पता करोगे गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो पीपल आर जस्ट बाइंग इट इधर टू वियर इट, या फिर वियर करने के लिए, या फिर कुछ और चीजों के लिए, वो जस्ट सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए वो खरीद रहे हैं। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला फैक्टर आज हमने ये समझा है कि रिस्क की जब बात करते हैं तो वो एसेट क्लास सबसे ज्यादा रिस्की है जहां पर अंडरलाइंग एसेट काम नहीं कर रहा है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, यानी जो भी मेटल है वो, बिटकॉइन वगैरह। सो ये एक स्पेशल कैटेगरी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैटेगरी ऑफ स्टॉक मार्केट की यहाँ पे कैसा है सिस्टम रिस्क का। तो इस क्लास के बाद जो रिस्क है ज्यादा, वो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट एंड कंपनीज में, इक्विटीज में है। बिकॉज यहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है उन कंपनीज को ढूंढने के लिए जो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। आपका आपने सोचा कि ये कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक है, आगे चल के भी बहुत तेजी से ग्रो होगी, लेकिन नहीं होती है, तो फिर आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। रिटर्न कम मिलेंगे आपको। अगर कंपनी की ग्रोथ रहेगी ज्यादा तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर टाइम वो प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता ये चीज। नो बडी कैन प्रेडिक्ट इट कि कंपनी आ गई, मतलब आपने
10 कंपनीज का एनालिसिस किया, आपको लगता है कि इनमें से 3 कंपनीज आगे चल के ग्रो करेगी, तो गारंटी नहीं है कि पूरी 3 कंपनीज करेगी, उसमें से 1 या 2 कंपनीज में भी कर भी ना सके। तो यहाँ पे जरूरत होती है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की। पूरी दुनिया में कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे मिस्टर वॉरेन बफेट हो, पीटर लिंच हो, कार्लोस स्लिम हेलू हो, या फिर जोएल ग्रीनब्लैट हो, चार्ली मंगर हो, कोई भी इन्वेस्टर ले लो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हर किसी को करना पड़ता है, बिकॉज नोबडी कैन बी 100% राइट। नोबडी कैन बी 100% राइट इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट। एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करना वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हर एक चीज, हर एक कंपनी की ग्रोथ को प्रेडिक्ट करना, दैट्स वाई आपको करना ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट, देखो क्या है ना कि जो 100% पोर्टफोलियो, आपको पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं डालना होता है। लेट से हम उसके बारे में भी बात करेंगे कितना कहाँ पे करना है, बट उससे पहले आपको ये भी समझना है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में उस 100% जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से 50% पैसा आप स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो, तो 50% पैसा आपको सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मनी इन मल्टीपल कंपनीज। चाहे तीनों पे 4-5 कंपनीज पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन एक कंपनी है, लेट से HDFC बैंक ले लेते हैं, जिस पर आप बहुत ज्यादा बुलिश हो, आपको लगता है कि ये कंपनी सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी और ऐसा परफॉर्म कोई भी नहीं करेगी, तो ये रिस्क बिल्कुल भी मत लो कि सिर्फ उस कंपनी के साथ, यानी HDFC बैंक में पूरा पैसा इन्वेस्ट करने की, वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है आपको। तो आपको कितने, फिर सवाल ये आता है कि पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए। एटलीस्ट 3, कम से कम 3 होने चाहिए, और 3 से ज्यादा हो तो बेहतर है, कम से कम 3 रखने हैं। और देखो, बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। आई हैव सीन मेनी पोर्टफोलियोज वेर इन शेयर्स जो है वो 20-25 है। इतने शेयर्स लेके सेंस नहीं बनता है आपको उतने। पीटर लिंच ने उस पर भी सोल्यूशन निकाला, उन्होंने बोला कि जितने बच्चे आप पाल सकते हो उतनी शेयर्स खरीदो, तो ज्यादा मत खरीदो, क्योंकि आपको ओवरव्यू रखना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है शेयर्स को। कोई कंपनी ने आपने इन्वेस्ट किया, HDFC बैंक में फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको 6-8 महीने बाद कंपनी की परफॉर्मेंस ट्रैक करनी पड़ेगी कि कंपनी में मैंने इन्वेस्ट तो किया है, बट आंख बंद करके आप बैठ नहीं सकते आज के डेट में। आपको हर एटलीस्ट साल में एक बार ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस इन लाइन है या नहीं आपके सोच के अनुसार। बिकॉज आपने अगर सोचा है कि HDFC बैंक आगे, Hi, are you someone who's always aspired to become a speaker, trainer, coach? Are you one amongst those people? आगे चलकर 15% रिटर्न, 15% की ग्रोथ से चलती रहेगी, तो आपको रिटर्न्स भी 15% के अराउंड ही मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं होगा कि 15% की कंपनी की ग्रोथ है और आप रिटर्न एक्सपेक्ट करो 50% के, तो आपका सिलेक्शन गलत है। आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जिनके ग्रोथ रेट उतना हो। ग्रोथ रेट 10% का है तो लॉन्ग टर्म रिटर्न भी 10% के अराउंड ही रहेंगे, राइट। शॉर्ट टर्म में भी जो भी फ्लक्चुएशन होता है वो होता रहेगा। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं, तो स्टॉक्स, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी, एसेट क्लासेस के बाद स्टॉक मार्केट हमने देखा जो रिस्की है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के, ये भी समझ लीजिए। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, अल्टीमेटली आपका पैसा स्टॉक्स में जा रहा है, राइट, कंपनीज में जा रहा है। वहां बस फर्क इतना है कि स्टॉक मार्केट में जब आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड के जरिए कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे हो, कोई फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर कर रहा है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट, जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट एक हो गई, सेकंड है म्यूचुअल फंड, और इक्विटी आप स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बूमिंग चीज जिस पर आप हर किसी को ध्यान देना चाहिए हमारे हिसाब से, वो है स्टार्टअप्स। आज की जो छोटी कंपनी, देखो जितनी भी बड़ी कंपनीज है आज, चाहे TCS हो, इन्फोसिस हो, 1969 में TCS शुरू हुई, इन्फोसिस 1983 में शुरू हुई, जितनी भी कंपनी टॉप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, राइट। तो जितनी भी कंपनी एक टाइम छोटी थी, बहुत छोटी कंपनीज थी, तो आपको ऐसी कंपनीज को ढूंढना है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो या ना हो, जो आगे चल के बहुत ग्रो करे। तो स्टार्टअप में देखो होता क्या है स्टार्टअप्स में, कि स्टार्टअप कोई भी है बहुत, अगर वो बड़ा बन जाता है, जैसे पेटीएम है, तो पेटीएम का वैल्यूएशन अराउंड 80-90 थाउजेंड करोड़ है, बाईजूस का 70-80 हजार करोड़ है। तो इतने बड़े स्टार्टअप ढूंढ के मतलब नहीं, उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है वो कंपनीज भी। इवन उनका वैल्यूएशन आप देखोगे तो बंधन बैंक और बाकी कंपनी से भी ज्यादा का वैल्यूएशन है, राइट। तो आपको फोकस करना पड़ेगा उन कंपनीज पर, उन स्टार्टअप्स पर जो बहुत छोटे हैं और जो इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं। हजारों स्टार्टअप्स आपको मिलेंगे जो पैसों के लिए ढूंढ रहे हैं, इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, तो देखो आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसमें सवाल ये आता है कि फिर इन्वेस्ट कैसे करें। तो इसमें कुछ वेबसाइट्स और बाकी चीज़ों का मैं नाम बता सकता हूँ आपको। योर स्टोरी करके एक वेबसाइट है, उसके बाद Inc42 करके वेबसाइट है। इन वेबसाइट्स को आप ट्रैक कर सकते हो, स्टार्टअप के डिटेल्स वहाँ पे मिलते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स, आप बेंगलुरु के कोरमंगला जाते हो तो वहाँ पे भी आपको कई सारे स्टार्टअप्स एंड कैफेज में बात करते हुए लोग मिलेंगे। उसके बाद angel.co करके वेबसाइट है, वहाँ पे आपको कई सारे स्टार्टअप्स की डायरेक्टरी मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यू कैन लुक आउट, सर्च आउट फॉर द कंपनीज। गूगल पे सर्च करो कंपनीज के बारे में, कौन कौन से स्टार्टअप्स इस फील्ड में है, एंड जो बहुत छोटे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए
सोच सकते हैं। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उन लोगों से सबसे पहले जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। तो ये भी इक्विटी का ही एक पार्ट है, बट आपको छोटा मोटा आप यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सबसे पहले उन लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है, ताकि वो लोग आपको हेल्प करें कॉन्टैक्ट्स बनाने में और नए स्टार्टअप से कनेक्ट करने में। तो कई सारे इवेंट्स चलते रहते हैं बैंगलोर, हैदराबाद और बाकी सिटीज में, मुंबई में वगैरह, तो आप उन्हें भी ट्रैक कर सकते हो लगातार बेसिस पर। उसके बारे में कभी यूट्यूब पर पूरा लेक्चर करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में, बहुत बूमिंग फील्ड है और ये सारी चीजें आज के डेट में जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर उन्हें पता होना भी जरूरी है। इस वेबिनार